हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ईबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 10 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होती है। इसे एरिक ब्रायन ने बताया था। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होती है उसी पर बेस्ड पूरा हमारा लेक्चर है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में पहले ट्रांजैक्शन एनालिसिस समझिए। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक में तो क्या होता है, लेन देन होता है। क्या होता है, गिव आर टेक होता है। जब भी हम बैंक में जाते हैं 5,000 रुपये हमने जमा किए तो 5,000 रुपये मैंने जमा किए अपने खाते में पैसे गए, बैंक को पैसे मिले, तो लेन देन जो हुआ इसे ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब हम किसी से बात करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हियर इज अ पर्सन ए और यहाँ पर पर्सन बी है, जब भी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं उस समय भी एक तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। कुछ ये बोलते हैं, बदले में कुछ ये बोलते हैं। वही बात यहाँ पर उसी चीज़ को ही ट्रांजैक्शन मान करके ट्रांजैक्शन एनालिसिस की गई है। यानी आपस में जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, उसी को ही एक तरीके से ट्रांजैक्शन एनालिसिस कही जा सकती है। जैसे पिता और पुत्र की डिस्कशन हो रहा है या पापा और बेटे का डिस्कशन हो रहा है, तो जो उसमें आपस में बातचीत हुई उसे हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। और उसी को एनालिसिस करना ही ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहलाता है। थोड़ा बहुत आपको रफली आइडिया लग गया है। अब इसी जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझना शुरू करते हैं। तो एक फ्रेमवर्क, अनदर फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन इज इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अ कॉन्सेप्ट डेवलप बाई एरिक वेर्ने एंड कंसेप्चुलाइज बाई हैरिस। ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क आपके पास अवेलेबल है अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को समझना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, उसको अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसे हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट एरिक ब्रायन ने दिया था, है ना। और इसे कॉन्सेप्टलाइज किया था हैरिस ने। तो पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था। इट वाज गिवन बाय एरिक वेर्ने। ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शन क्या होती है। अ ट्रांजैक्शन इज ए कम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड इस्ट रिस्पॉन्स इन एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर चूंकि हम बातचीत की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शन का असली मतलब आपस में बात करना है, स्टिमुलस होना और उसका रिस्पॉन्स होना। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो, कहीं ये स्टोरी पढ़ी होगी आपने कि जैसे अगर आप मान लीजिए आप के हाथ में मैं अभी सुई चुभो दूं, है ना, आपके हाथ में मैं कहीं पर सुई चुभोता हूं तो एक स्टिमुलस जनरेट होगा। ये उस स्टिमुलस के करेस्पॉन्डिंग आपके शरीर से रिस्पांस भी आएगा। मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए अगर कांच गड़ जाता है, कांटा गड़ जाता है, तो तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही आपका पैर ऑटोमेटिकली जो है ऊपर उठ जाता है और उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो वही हुआ, कांटा चुभना स्टिमुलस हुआ और आपने पैर ऊपर उठा लिया, दर्द हुआ, वो उसका रिस्पांस होता है, ये स्टिमुलस होता है। तो एक ट्रांजैक्शन वो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें स्टिमुलस होगा, यानी मैं कुछ बोलूंगा बदले में तुम कुछ बोलोगे। यानी जैसे मैंने तुमको जो है चिल्लाया, बदले में तुमने मुझे चिल्लाया, तो ये स्टिमुलस हो गया मेरा चिल्लाना और रिस्पांस हो गया तुम्हारा चिल्लाना इन एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसी को ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कहते हैं। द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कंप्राइजेज कलेक्शन ऑफ बिहेवियर पैटर्न डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें क्या चीज़ होती है, उसके बिहेवियर का एक पैटर्न होता है जो कि वो समय के साथ डेवलप करता है। कहने मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी को ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, अपने काम से मतलब रखता है, तो ये क्या है, उसका एक बिहेवियर का पैटर्न है। आपको पता है कि ये व्यक्ति सीधा साधा है, कुछ बोलेगा नहीं। वही उसी जगह पे कुछ व्यक्ति झगड़ालू होते हैं, आपको पता है कि आपने मुंह खोला कि उधर से झगड़ा तुरंत शुरू हो गया, तो वो भी उसके एक बिहेवियर का पैटर्न है। और ये डेवलप होता है किसे, समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और यही उसकी पर्सनालिटी भी होती है। उसकी पर्सनालिटी उसके बिहेवियर के पैटर्न को ही दिखाती है। अब दीज बिहेवियर पैटर्न्स आर इन्वोक्ड इन डिफरेंट डिग्रीज फ्रॉम 3 ईगो स्टेट। तो इन्होंने, एरिक ब्रायन ने कहा था कि 3 ईगो स्टेट होती हैं जिसमें आपके बिहेवियर के पैटर्न को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक पेरेंट, एक एडल्ट और एक चाइल्ड। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, चिल्लाने का मतलब वो बचकानी हरकतें कर रहा है ना, तो वो चाइल्ड वाला बिहेवियर हो गया। पेरेंट मतलब जो है पेरेंट ईगो स्टेट का मतलब हुआ कि आप जो है जैसे बोलते नहीं कि बहुत ज़्यादा पापा बनने की कोशिश ना करो, मेरे पिता नहीं हो तुम, है ना। तो इसका मतलब आपका उस समय जो व्यवहार है वो पेरेंट वाला है, आप वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एडल्ट का मतलब सोचा समझा डिसीजन करना, मेच्योर डिसीजन लेना। और चाइल्ड का मतलब चाइल्डिश बिहेवियर बोलते नहीं कि जो है यार बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए तुम्हें इस उम्र में आकर के, तो वो चाइल्ड बिहेवियर होगा। मतलब कहने का ये है किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको 3 ईगो स्टेट में आप बांट सकते हैं, पेरेंट वाला ईगो स्टेट, एडल्ट वाला और चाइल्ड वाला। और एक ही मोमेंट पे
मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 3 बातें बोली, हो सकता है एक बात में मैं पेरेंट वाला बिहेवियर रखूँ, एक वाले में मैं एडल्ट का और एक वाले में चाइल्ड का, ये भी पॉसिबल है। ओके, एज वेर्ने स्टेट्स ऑल्दो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दीज ईगो स्टेट, हम सीधे ये नहीं बोल सकते कि जो है आपके अंदर में पेरेंट ईगो स्टेट है या एडल्ट स्टेट है या चाइल्ड है, हम सीधे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके बिहेवियर को जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, है ना, या ट्रांजेक्ट कर रहे होते हैं, और इससे हम इन्फर कर सकते हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस ईगो स्टेट के जो है आप ऑपरेट कर रहे हैं उस मोमेंट पर। क्लियर हुई बात? मतलब कहने का अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सामने मान लीजिए आपके सामने कोई दोस्त आपका खड़ा है, तो वो किस ईगो स्टेट में है, क्या वो पेरेंट वाले में है कि एडल्ट वाले में है कि चाइल्ड वाले में, ऐसा हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व अगर करें तो हम ये बता सकते हैं कि जब कोई किस मतलब आपका जो दोस्त किसी और से बातें कर रहा है, उस समय उसके बिहेवियर को देख करके, उसके पैटर्न को देख करके, ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हैं कि हाँ उस मोमेंट पे वो 3 ईगो स्टेट में से किस ईगो स्टेट पर काम कर रहा है। ओके, तो ये है एरिक ब्रायन का कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ आपस में बातचीत करने वाला जो बात है, बातचीत को ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन माना गया है, उसी की हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कौन लाया था? एरिक ब्रायन लेकर आए हुए थे। इसको कॉन्सेप्चुलाइज हैरिस ने किया था। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपस में जो हमारी रिलेशनशिप होती है, आपस में जो हमारी बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है, उसी के बारे में है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है एक स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर आप जो है डॉग को रोटी दिखाते हैं तो बदले में उसके मुंह में राल निकलती है, तो ये भी एक स्टिमुलस और रिस्पांस का ही कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो कंप्राइज करती है किसका? बिहेवियर के पैटर्न को। जैसे उसके बिहेवियर का पैटर्न होगा उसी के आधार पर ही जो है हम उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, और जो बिहेवियर का पैटर्न है वो समय के साथ उसके अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, वो समय के साथ में उनका बिहेवियर पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो इन जो बिहेवियर पैटर्न है उनको 3 मतलब जो है डिग्री में बांटा जा सकता है। 3 डिग्री कौन-कौन सी है? उन्हें ही 3 ईगो स्टेट भी कह सकते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो वेर्ने ने ये कहा कि जो है हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि जो है कौन से ईगो स्टेट में कोई व्यक्ति है, लेकिन अगर हम उसके बिहेवियर को देखें, जब वो ट्रांज़ैक्ट कर रहा है या जिस समय वो किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उस समय उसके बिहेवियर को देख करके हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस इन तीनों ईगो स्टेट में से पैरेंट, एडल्ट और चाइल्ड में से किस ईगो स्टेट से गुज़र रहा है, हम ये बता सकते हैं। अब इन तीनों ईगो स्टेट्स के बारे में ही हमें यहाँ पर ट्रांज़ैक्शनल एनालिसिस में डिस्कस करना है फ्रेंड्स, ओके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी कौन लेकर आया था? उसके बाद में कौन-कौन से ईगो स्टेट होते हैं? ओके। 3 ईगो स्टेट्स कौन-कौन सी हैं? पैरेंट हो गई, एडल्ट हो गई और चाइल्ड हो गई। तो एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ 3 ईगो स्टेट्स व्हिच कुड बी यूनिक टू एन इंडिविजुअल। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर में ये तीनों जो है होते हैं फ्रेंड्स। आप ही के पास में पैरेंट, एडल्ट और चाइल्ड तीनों तरीके का जो है ईगो स्टेट मिलता है। कॉम्बिनेशन अलग-अलग होता है, किसी के अंदर पैरेंटल ज़्यादा भरा होता है, किसी के अंदर चाइल्डिश ज़्यादा भरा होता है, किसी के अंदर एडल्ट वाला ज़्यादा भरा होता है, पर तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं और उसी से आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। इट वुड आल्सो नॉट हैव ए डायरेक्ट रिलेशन टू द एज और एनी अदर डेमोग्राफिक पैरामीटर ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ईगो स्टेट का किसी व्यक्ति की उम्र से, उसके कौन से एरिया में, किस क्षेत्र में पैदा हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो 16 साल का है, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है वो एडल्ट वाला है, मतलब वो मैच्योर बिहेवियर कर रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र का है, लेकिन उसका जो है बच्चों वाली हरकतें उसकी ज़्यादा हैं। तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि एज से इसका कोई लेना-देना नहीं है। हो सकता है 16 साल का व्यक्ति ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर कर रहा हो, 60 साल का व्यक्ति उतना मैच्योर व्यवहार व्यवहार ना कर रहा हो, बल्कि एक जो है बच्चे वाली हरकतें कर रहा हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो एज से कोई लेना-देना नहीं है। दिस प्रोफाइल ऑफ ईगो स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइन्स इट्स अनदर इंडिविजुअल। तो किसी भी व्यक्ति का जो ईगो स्टेट का प्रोफाइल होता है फ्रेंड, वही ये डिटरमाइन करता है कि जब वो किसी दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा, बातचीत करेगा, तो कैसा जो है बिहेवियर उसका निकल कर के सामने आएगा। दस वन कुड बिहेव इन अ मोर रेगुलेटरी एनालिटिकल आर वेरी कैजुअल ओरिएंटेशन व्हाइल डीलिंग विथ अदर्स। तो एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे के साथ डील करते समय बहुत अच्छे से व्यवहार कर सकता है या बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ में भी व्यवहार कर सकता है। दोनों बातें पॉसिबल होती हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर सूटेड टू द सिचुएशन इज रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो उस सिचुएशन को सूट करे। कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार आपके बॉस जो है आपको डाँट रहे होते हैं किसी गलती के लिए। इवन दो आप गलत नहीं हैं, फिर भी आपके बॉस आपको डाँट रहे होते हैं। आप एक जूनियर हैं,
अब यहाँ पर 3 तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप हो सकता है उनको वो डाँट रहे हैं, आप उनको चिल्ला दीजिए, मारपीट कर लीजिए। दूसरा तरीका आप कुछ मत बोलिए या आप हँसना शुरू कर दीजिए। मतलब कहने का यहाँ पर 3 तरीके की हरकतें किसी भी तरीके का आप हरकतें वहाँ पर कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गनाइज़ेशन को अगर अच्छे से ऑर्गनाइज़ेशन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक सूटेबल व्यवहार करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये समय के साथ हम लोग सीख जाते हैं। तो 3 ईगो स्टेट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। हमने ये जाना कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में तीनों ईगो स्टेट पाए जाते हैं, यूनिक होते हैं, तीनों ईगो स्टेट पाए जाते हैं। किसी में कम, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन पाए सभी जाते हैं और इसका ऐज या जो है लोकेशन से कोई लेना-देना नहीं होता। ऐसा नहीं कि इंडिया के लोग जो हैं तो उनके पैरेंटल जो है बिहेवियर है और अमेरिका के लोग हैं तो उनका जो है एडल्ट बिहेवियर, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो जिसकी एज 16 साल है, हो सकता है उसका वो ज़्यादा मैच्योर डिसीजन ले रहा हो तो उसका एडल्ट जो है ईगो स्टेट एक्टिव हो, और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसकी 60 साल 70 साल की एज है, लेकिन उसके उसके अंदर का जो है चाइल्ड स्टेट जो है अभी ईगो स्टेट चल रहा है, ठीक है? तो ईगो की जो ये स्टेट की प्रोफाइल होती है वही बताती है कि जब आप दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा। आप दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, एनालिटिकल व्यवहार कर सकते हैं। मतलब कहने का आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हो सकता है कि आप उसमें गांधी जी वाला रिप्लाई करें कि मतलब हमें कुछ नहीं बोलना है, या हो सकता है कि जो है भगत सिंह वाला रिप्लाई करें और मार पिटाई करें, जैसा भी आपका डिपेंड करता है। वेरी कैजुअल ओरिएंटेशन व्हाइल डीलिंग विद द अदर्स, मतलब आप कैजुअल अप्रोच भी अपना सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, आपको मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके लिए आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो सैटिस्फैक्टरी लेवल का होना चाहिए, ठीक है? अब अभी थोड़ा-थोड़ा हम यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में चल रहे हैं, थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ जब आप बढ़ोगे फ्रेंड तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली हैं यहाँ पर। एरिक वेर्ने डिफाइंड ईगो स्टेट एज ए कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू अ करस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है? तो एरिक ने कहा था कि जो ईगो स्टेट होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं कि जैसी आपकी फीलिंग और एक्सपीरियंस होते हैं उसी तरीके के आपके बिहेवियर का पैटर्न निकल करके आता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि घर में जैसा माहौल है, बोलते नहीं कि जो है घर जो है प्राथमिक पाठशाला होती है किसी भी बच्चे की। जैसा घर का एनवायरनमेंट है, अगर आपके मम्मी पापा साथ में अच्छे से रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, तो उस केस में आपका जो एनवायरनमेंट है वो अलग है ना? उसी जगह पे कई लोगों के मदर फादर में आपस में नहीं बनती, वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। उन बच्चों का जो परवरिश है वो अलग तरीके से हो गया। तो उसी जो आपने पैटर्न देखा फीलिंग और एक्सपीरियंस का, उसी आधार पर ही आपका बिहेवियर तय होता है। जो टर्म है पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड वो रिलेटेड होते हैं किसी इंडिविजुअल का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब कि एक मोमेंट पे उसका व्यवहार कैसा है, उसी से रिलेटेड होता है पेरेंट, ये एडल्ट और चाइल्ड। अब समझते हैं पेरेंट ईगो स्टेट का क्या मतलब होता है। पेरेंट मतलब आप जो है अपने मतलब फादर वाला व्यवहार करना चाहते हैं, मतलब माता-पिता का जैसा व्यवहार है उस टाइप का व्यवहार करना चाहते हैं। माता-पिता का क्या व्यवहार होता है? आपको कुछ गलत करने से रोकना, सही दिशा दिखाना, ये पेरेंट ईगो स्टेट करता है। एडल्ट ईगो स्टेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, जो डिसीजन लेते हैं उस समय जो उचित लगता है उसके हिसाब से आपने बातों को सुना, समझा और उसके हिसाब से उचित निर्णय लिया। चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब होता है आपकी बचकानी हरकतें हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है और तुम बोल रहे हो कि जो है अच्छा कोल्ड ड्रिंक पियोगे क्या? मतलब मेरी तबीयत ख़राब है और तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करो। मतलब इस तरीके से जो बच्चों वाली हरकतें, या मैं पूछ रहा हूँ अभी कितना बज रहा है? तो तुम पूछ लो कि जो है खाना नहीं बनाया तुम अभी तक, है ना? मैंने पूछा कि क्या टाइम हो रहा है? तो तुम्हें बोलना चाहिए 11 बज रहे हैं, नहीं 11 बजने की छोड़ो। उसने 11 बजने की बजाय उसने कहा अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने मतलब कोई लेना-देना नहीं। तो ये चाइल्ड ईगो स्टेट वाला कांसेप्ट होता है फ्रेंड्स, ओके? तो पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है कि आपका रेगुलेट्स बिहेवियर नर्चर इट, है ना? आपका जो बिहेवियर है वो पेरेंट वाला है। आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, एथिकल व्यवहार करते हैं, पूरा कॉन्शियसनेस आपके अंदर में है, सावधान रहते हैं। इन्फ्लुएंसेड बाय प्रीचिंग फ्रॉम पेरेंट और एल्डर, जो जो आपके माता-पिता हैं, जो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उससे आप काफ़ी हद तक प्रभावित रहते हैं और उसके जैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। मैंने फिर आपको ये बताया कि एक व्यक्ति एक ही समय पे कई तरीके के व्यवहार कर सकता है, यानी मान लीजिए 10 मिनट बातचीत हुई, पहले आप पैरेंटल व्यवहार कर रहे हैं, फिर चाइल्डिश व्यवहार करें, फिर एडल्ट व्यवहार करें, तीनों बातें पॉसिबल होती हैं फ्रेंड्स, ओके? ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर पैरेंटल ईगो स्टेट में है, तो वो हमेशा पैरेंटल ईगो स्टेट में रहेगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन में, यानी उसकी पर्सनैलिटी है कि वो हमेशा
मतलब पापा बने टहल रहे हैं, मतलब कि जो है सबको समझाते ही फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले फादर वाला बिहेवियर कर रहा था, तो वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद बच्चों वाला बिहेवियर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति थोड़ा एथिकल होता है, क्या गलत है क्या सही है उसको ध्यान में रखना, कुछ गलत नहीं होने देना, और जो अपने पेरेंट्स हैं उनके, और जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े भाई लोग, बड़े बहन लोग जो हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उससे प्रभावित रहते हैं, तो उसे ही पेरेंट ईगो स्टेट हम कह सकते हैं। एडल्ट ईगो स्टेट में वो होता है कि आप क्या करते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रेशनल रहते हैं और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन रहते हैं। मतलब आप जो भी निर्णय लेते हैं वो एनालिसिस करने के बाद में एक रैशनल निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, तो अब गुस्सा तो लगती है, गुस्सा लगती है, तो अब गुस्सा अगर आपको लगी तो आप एक काम कर सकते हैं, जाकर उसे, उसने मारपीट की, आप भी मारपीट कर लीजिए। तो ये चाइल्ड ईगो स्टेट में आप चले गए, बच्चों वाली हरकतें आपने कर दी। एडल्ट ईगो स्टेट क्या कहता है कि नहीं, हमने जो उचित है, रेशनल डिसीजन लेना है। आपने हमारे साथ झगड़ा किया, आपने हमारे परिवार को मारा, मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, हम पुलिस के पास जाएंगे, केस करेंगे, या जो भी तरीका है उस तरीके से व्यवहार करेंगे। तो ये एडल्ट ईगो स्टेट होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि आप एक मैच्योर डिसीजन लेते हैं, मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि आप एक मैच्योर डिसीजन लेते हैं। आप जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनालिटिकल डिसीजन लेते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी होती है, उसके आधार पर जो रैशनल है, जो उचित है, जो प्रैक्टिकली सही है, उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं, तो उसे एडल्ट ईगो स्टेट कहा जाएगा। चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब हुआ कि आप जो है क्रिएटिविटी में है, क्यूरियोसिटी है, आप दूसरों के साथ में रिएक्शन बहुत तेज करते हैं, मतलब एक थप्पड़ पड़ा कि तब तक 2 थप्पड़ वापस दे दिए हमने, है ना। तो ये हो गया एडजस्टिंग बिहेवियर, आपका व्यवहार जो है दूसरों के साथ में एडजस्ट करने वाला है, आप दूसरों के व्यवहार के साथ रिएक्ट करते हैं। मोर टू इंस्टिंक्टिव बिहेवियर विथ मूवमेंट ऑफ मोटिव ऑफ एंजॉय, मतलब आपका जो व्यवहार है यहाँ पर, आपको उसमें उद्देश्य है कि आपको मजा आना चाहिए, इंजॉयमेंट आना चाहिए, यही चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, ठीक है। अब पेरेंट ईगो स्टेट जो होता है फ्रेंड्स, इज रिजल्ट ऑफ मैसेजेज कंडीशनिंग पीपल रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एल्डर, टीचर एंड अदर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो पेरेंट ईगो स्टेट जो होता है वो किस कारण से होता है, जो आपने बचपन से ले करके अभी तक अपने माँ बाप, अपने बड़े भाई बहन, अपने टीचरों से या दूसरे लोगों से, अपने चाइल्डहुड से लेकर के अब तक जो कुछ भी सीखा है, उस जैसा आपने देखा उसी हिसाब से काम अगर करते हैं, तो उसे पेरेंट ईगो स्टेट कहते हैं। दिस मैसेजेस आर रिकॉर्डेड इन पीपल साइड, है ना। तो जो भी आपने देखा है वो मैसेज आपके दिमाग में चला गया है कि हाँ, अगर कोई जो है लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, है ना। इस तरीके के जो भी मैसेजेस हैं वो आपके दिमाग में हैं, पीपल्स के हेड में होते हैं, और उसी के हिसाब से आप जो है अपना व्यवहार करते हैं। दीज मैसेजेस हेल्प इन रेगुलेटिंग वंस बिहेवियर बाय टेलिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो मैसेज हैं आपके दिमाग में बैठे हुए होते हैं, और ये आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, आपको ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, क्या डिज़ायरेबल है और क्या अनडिज़ायरेबल है, ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाती है पेरेंटल बिहेवियर में। मतलब आपने जो कुछ भी देखा, सीखा, उसी के आधार पर जो माँ-बाप की शिक्षाएँ हैं, उसी के आधार पर क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय आप ले पाते हैं। अब 2 तरीके के पेरेंट ईगो स्टेट होते हैं फ्रेंड्स, एक नर्चरिंग पेरेंट होता है और एक क्रिटिकल पेरेंट होता है। नर्चरिंग पेरेंट का मतलब समझ लीजिए, जो नर्चर करता है, ध्यान रखता है, केयर करता है और सँभालने की कोशिश करता है। क्रिटिकल पेरेंट का मतलब वो होता है, जो केवल डाँटने में विश्वास रखता है, जो कुछ भी कर रहे हो अगर गलत है तो गलत है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मारूँगा, पीटूँगा, जो भी है, तो वो क्रिटिकल पेरेंट्स हो जाते हैं। नर्चरिंग पेरेंट का मतलब होता है, इज़ द पार्ट ऑफ पर्सन व्हिच इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट अदर पीपल, जो मतलब दूसरों को समझता है और दूसरों के बारे में केयर करता है, उसे नर्चर करने की कोशिश करता है, तो उसे नर्चरिंग पेरेंट कहेंगे। क्रिटिकल पेरेंट वो होते हैं, बिहेवियर्स क्रिटिसाइज़ अदर्स फॉर देयर अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो क्रिटिकल पेरेंट वाला बिहेवियर में क्या होता है कि आप दूसरों को उनके गलत व्यवहार के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, भला-बुरा सुनाते हैं, जो भी है। व्हेन अ पर्सन इज़ इन क्रिटिकल ईगो स्टेट, ही इज़ वेरी मच इवैल्यूएटिव एंड जजमेंटल एंड मेक अदर्स टू फील दैट दे आर नॉट ओके। तो जब आप क्रिटिकल पेरेंट वाले मोड में होंगे, क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट में होंगे, तो आप हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, हर चीज़ का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, जज करते रहते हैं। ये कपड़ा सही पहना है, नहीं पहना है, वो सही से बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, तो जजमेंटल होते रहते हैं। तो और आप ये दूसरे को फ़ील करवा देते हैं कि आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। तो ये होता है क्रिटिकल
पेरेंट मतलब दूसरे को क्रिटिसाइज करना, मोटा मोटा आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर एक को। तो पेरेंट ईगो स्टेट का मतलब हुआ आपने अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से जो कुछ भी सीखा था उसके हिसाब से अच्छा व्यवहार अगर करते हैं तो उसे पेरेंट ईगो स्टेट कहते हैं। एडल्ट ईगो स्टेट का मतलब होता है आप एक मेच्योर डिसीजन लेते हैं, जो उचित है, जो सही है वो निर्णय लेते हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब आपको इंजॉयमेंट का मूड रहता है, मोटिव आपका इंजॉयमेंट का रहता है, आप क्रिएटिव हैं, क्यूरियस हैं, दूसरे की हर बात पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। पेरेंट ईगो स्टेट कैसे आता है? बचपन से लेकर के अभी तक जो कुछ भी आपने अपने माँ बाप से, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से, अपने बड़े लोगों से जो कुछ भी देखा, समझा, सीखा, उन्हीं मैसेजेस के आधार पर वो आपके में चूंकि दिमाग में रहते हैं मैसेज। वो जैसे अगर मान लीजिए जो है जैसे मैंने देखा कि जब भी मैं गलती करता था मेरे पापा मुझे पीटा करते थे, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में भी जाएगी कि अगर मेरा बेटा गलती करता है तो मुझे भी उसको पीटना है। मतलब ये एक तरीके का वही पैटर्न है, क्योंकि हमने पैटर्न वो देखा हुआ है, उसी हिसाब से हम भी बिहेवियर करते हैं। ठीक है। और ये मैसेज, यही मैसेज जो दिमाग में रहते हैं यही बताते हैं कि किसी का बिहेवियर सही है या गलत है, डिजायरेबल है, अच्छा है, उचित है या अनुचित है। ये सारी चीज़ों का डिसीजन जो है आप अपने उसी पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर लेते हैं। पेरेंट ईगो स्टेट दो तरीके का होता है, नर्चरिंग पेरेंट होता है और क्रिटिकल पेरेंट होता है। नर्चरिंग पेरेंट वो होता है जो दूसरे को समझता है, उसकी केयर करता है, दूसरों की केयर करता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। क्रिटिकल पेरेंट वो होता है जो दूसरे के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करता है। अगर वो अनडिजायरेबल है, सही व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, वो मानेगा नहीं। और जब आप क्रिटिकल ईगो स्टेट में रहते हैं तो आप इवेल्युएटिव रहते हैं, हर चीज़ का मूल्यांकन करते रहते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, हर चीज़ को जज करते रहते हैं और दूसरों को ये फील करवाते हैं कि दे आर नॉट ओके, वो ओके नहीं है। एडल्ट ईगो स्टेट जो है ये बिहेवियर दैट कुड बी डिस्क्राइब्ड सिंपली एज लॉजिकल, रीजनेबल, रेशनल एंड अनइमोशनल। जो एडल्ट ईगो स्टेट है उसको हम ऐसा व्यवहार मान सकते हैं, तर्क संगत है, लॉजिकल है, रीजनेबल है जो उचित है, रेशनल है जो मतलब सही आपको लगता है, अनइमोशनल है, इमोशंस यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई होती है। मतलब कहने का ये हुआ वही मेच्योर डिसीजन ले रहे हैं, जो आपको उचित लग रहा है उस मोमेंट में, जो रीजनेबल है, जो रेशनल है, वही करने की कोशिश करें। इसमें इमोशन आपने नहीं जोड़ रखा है। किसी ने आपके साथ मार पिटाई की, इमोशन में अगर आप जाएंगे तो आप उसको मार पीट देंगे, लेकिन अनइमोशनल डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो वो एडल्ट ईगो स्टेट की बात आपका कर रहा होता है। बिहेवियर फ्रॉम एडल्ट ईगो स्टेट इज करेक्टराइज बाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो अगर जो एडल्ट ईगो स्टेट है उसको करेक्टराइज करना है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाते नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल है, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। रैशनल, उचित डिसीजन मेकिंग की पावर आपके पास होती है। दीज पीपल एग्जामिन अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड प्रोबेबिलिटीज प्रायर टू इंगेजिंग इन बिहेवियर। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या अल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है। तो जैसा मैंने बताया नहीं था आपको कि मतलब अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया है तो आप क्या करोगे? पड़ोसी से झगड़ा होने के बाद में तुरंत ही आप उसमें अल्टरनेटिव देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मैं जा करके मार पिटाई कर सकता हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर सकता हूँ, या मैं कुछ और लोगों को बुला करके इनको समझा सकता हूँ। तो अल्टरनेटिव देखते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी उस समय डेटा अवेलेबल होता है उसके आधार पर, और फिर उसके हिसाब से ही मतलब बिहेवियर करते हैं। किसी भी बिहेवियर में इंगेज होने से पहले वो ये देख लेते हैं कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है एडल्ट ईगो स्टेट के बारे में, मतलब हुआ मैच्योर डिसीजन लेना। जो भी आप डिसीजन लेते हैं लॉजिकल होता है, रेशनल होता है ना, मतलब तर्कसंगत होता है, रीजनेबल होता है, अनइमोशनल होता है। ठीक है। इसको हम अगर कैरेक्टराइज करना चाहें एडल्ट ईगो स्टेट को, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हैं, रेशनल बेस्ड डिसीजन लेते हैं। ओके। ये जो लोग होते हैं वो अल्टरनेटिव देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं बिफोर एंगेजिंग इन बिहेवियर। मतलब कोई भी व्यवहार करने से पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चाइल्ड ईगो स्टेट इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियर दैट अपीयर्स व्हेन पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग इमोशनली। तो चाइल्ड ईगो स्टेट ज़्यादातर तब आएगा जब आप जो है इमोशंस के साथ में बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपके बॉस आपको हमेशा डाँटते रहते हैं और मतलब आप जो है इतना गुस्सा हैं कि एक दिन इमोशन निकल ही गए और आपने फ्रस्ट्रेशन में आकर के चिल्लम-चिल्ली मचा दी, चिल्ला दिया, तो वही चाइल्ड ईगो स्टेट होता है। तो ऐसा व्यवहार तभी होगा जब आप इमोशंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर आप इमोशन के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप में एडल्ट ईगो स्टेट उस समय एक्टिव होता है। अ पर्सन्स चाइल्ड कंटेन्स द नेचुरल इम्पल्सेस एंड एटीट्यूड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। मतलब इसके पास में भी वही पुराने एक्सपीरियंस से डेटा होता है कि मतलब थप्पड़ मारे और भाग गए, है ना?
जो बचपन में जैसा बच्चे करते रहते हैं, तो वो नेचुरल इम्पल्सेस होता है, मतलब अब नेचर की तरफ से ही इनके पास में रहता है कि हाँ, इस काम ऐसा कोई करेगा तो मुझे ऐसा करना है, और ये एक्सपीरियंस से ही इस चीज़ को लर्न करते हैं। कोई दूसरा बच्चा वैसे शरारत कर रहा है, जैसे अगर कोई बच्चा जो है एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे तुरंत ही एब्यूजिव लैंग्वेज सीख जाते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर बैठ के पढ़ रहा है, तो दूसरा बच्चा उसको पढ़ने के लिए नहीं देखेगा। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ें में एक्टिवेट रहता है, तो उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। ये बच्चों की मतलब आदत होती है, ठीक है? तो वही बता रहा है कि जो चाइल्ड होता है उसमें नेचुरल इम्पल्सेस होते हैं, मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिक है ये, मतलब भगवान ने ऐसा बना ही रखा है कि वो तुरंत ही इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। अब जो चाइल्ड ईगो स्टेट होता है उसमें 3 तरीके के होते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड और लिटिल प्रोफेसर। 3 तरीके के चाइल्ड होते हैं। जैसे पैरेंट ईगो स्टेट में 2 थे, एक था नर्चरिंग पैरेंट था और एक जो है क्रिटिकल पैरेंट था। क्रिटिकल मतलब डाँटने-डपटने वाला, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये वाले क्रिटिकल हो गए। नर्चरिंग वाला, अच्छा बेटा क्या बात है, क क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? लाओ मैं समझता हूँ और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये नेचुरल हो गया, सॉरी, नर्चरिंग पैरेंट और क्रिटिकल पैरेंट। उसी तरीके से जो चाइल्ड ईगो स्टेट है उसमें 3 स्टेट पाई जाती हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड वाली, नेचुरल चाइल्ड वाली और लिटिल प्रोफेसर। अब इसको समझते हैं। एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है जिसको गोद लिया गया है। जो बच्चा गोद लिया जाता है उसकी इच्छा क्या होती है? उसकी इच्छा होती है किसी तरीके से जिन भी लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे गोद लिया है, वो मुझे पसंद करने लगे। इसके लिए वो जितना एफर्ट होता है उतना करता है। नेचुरल चाइल्ड का मतलब होता है जो अपना खुद का बॉर्न बेबी होता है, उसको सभी लोग वैसे ही ऑलरेडी प्यार कर रहे होते हैं, तो वो अपनी सिचुएशन को एन्जॉय करता रहता है। लिटिल प्रोफेसर का मतलब भगवान ने इसको चाइल्ड ना बना करके थोड़ा-सा जो है ज्ञान ज़्यादा दे रखा है, बच्चों से ज़्यादा मतलब वो बच्चा ना होकर के क्यूरियस है, नई-नई चीज़ों पे रिसर्च करने की कोशिश बचपन से ही करने लगता है, ठीक है? तो वही हो गया। एडॉप्टेड चाइल्ड स्टेट का मतलब व्हिच अडॉप्ट्स टू व्हाट मस्ट बी डन टू अदर्स टू गेट अलोंग। मतलब यहाँ पर जो एडॉप्टेड चाइल्ड होता है फ्रेंड, वो क्या करता है कि मतलब क्या किया जाना चाहिए, मैं क्या कर दूँ कि ताकि दूसरों के साथ मैं घुल-मिल जाऊँ। ये हो गया एडॉप्टेड चाइल्ड स्टेट। नेचुरल चाइल्ड में ट्राई टू एन्जॉय एवरी बिट एंड टेक द थिंग्स एज़ दे कम। जो नेचुरल चाइल्ड होता है फ्रेंड्स, वो हर एक मोमेंट का मज़ा लेता है, एन्जॉय करता है और जैसा चीज़ें सामने आती हैं, उसी के हिसाब से उसको मतलब जैसे अ, जो नेचुरल चाइल्ड होते हैं, उनको चीज़ें जैसी आती हैं, वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उनको जो है 2 कैंडी दी गई, मुझे 1 कैंडी दी गई, ये वाली बात नेचुरल चाइल्ड के अंदर नहीं होती है, ओके? तो एन्जॉय करते हैं हर एक मोमेंट को और जैसी चीज़ें आती हैं सामने उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हैं। लिटिल प्रोफेसर जो है वो थिंकिंग होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ चाइल्ड होता है। इट इज़ क्रिएटिव, इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड डज़ एक्सपेरिमेंटेशन। ही ड्रीम्स अप न्यू आइडियाज़। तो जो ये लिटिल प्रोफेसर होते हैं, ये प्रोफेसर हो गए हैं, भले ही छोटे प्रोफेसर हैं, इनका जो है सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, ये क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पना करने वाले होते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी ना कि उन्होंने राइट ब्रदर्स वाली अगर कहानी पढ़ी हो, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चिड़िया आई और वो बैठी, उसने एक कीड़े को खाया और कीड़ा खा कर के वो उड़ गई। उसके बाद में उसने अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को जो है ढेर सारे कीड़े मार करके और जो है खिला दिए कि ताकि हो सकता है मेरा भाई भी उड़ जाए। तो ये वो लिटिल प्रोफेसर ही थे ये लोग जो है, और ये जो है नए-नए आइडियाज़ के साथ कम अप करते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड जो है चाइल्ड ईगो स्टेट में हमने देखा कि बचकानी हरकतें आप कर रहे हैं और ये तब होता है जब आप इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट 3 तरीके के हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड और लिटिल प्रोफेसर। एडॉप्टेड चाइल्ड वो होता है जो मेहनत करता है कि मैं क्या करूँ जिससे लोग मेरे साथ घुल-मिल जाएँ। नेचुरल चाइल्ड वो होता है हर मोमेंट का मज़ा लेता है, एन्जॉय करता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जैसी वो उसके सामने आती है। लिटिल प्रोफेसर वो होते हैं जो थिंकिंग वाले होते हैं, सोचते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और ये जो है नए-नए आइडियाज़ के साथ आते रहते हैं, ओके। द कंपैटिबिलिटी ऑफ पीपल लार्जली डिपेंड ऑन द ईगो स्टेट ऑफ इंटरैक्टिंग पीपल। अब आपस में जब आप बात कर रहे हैं, 3 ईगो स्टेट हमने समझ ली। आपस में जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी जो है इस बात पर निर्भर करेगी कि जो इंटरैक्टिंग पीपल हैं, जो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उनके ईगो स्टेट कैसे हैं? कहने का मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पर पेरेंट हो गया, एडल्ट हो गया और चाइल्ड हो गया। दूसरा व्यक्ति भी पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड में से किसी भी ईगो स्टेट में हो सकता है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स 9 तरीके के इंटरैक्शन पॉसिबल हैं। देखिए, जो मैं आपको ये एरो से दिखा रहा हूँ। मतलब पेरेंट का डिस्कशन पेरेंट के साथ हो रहा है, पेरेंट का एडल्ट के साथ, पेरेंट का चाइल्ड के साथ, या एडल्ट का पेरेंट के साथ, एडल्ट का एडल्ट के साथ, एडल्ट का चाइल्ड के साथ, है ना? तो इस तरीके कुल मिला के 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। अभी इसको भी हम देख लेंगे। इफ द ट्रांज़ैक्शन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अब यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन 2 तरीके की होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, है ना?
और एक जो है और होती है क्रॉस्ड, ठीक है। इफ द ट्रांजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड बैक फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट आर एडल्ट टू एडल्ट, सिचुएशन इज क्लासिफाइड एज डिजायरेबल। तो जो ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसे क्लासिफाइड डिजायरेबल सिचुएशन कहते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया पेरेंट है, एडल्ट है और चाइल्ड है, इसी तरीके से दूसरा व्यक्ति भी पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड में से किसी स्टेट में हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। कैसे 9 कॉम्बिनेशन? पेरेंट का इन तीनों के साथ इंटरेक्शन होता है, 3 तरीके हो गए। एडल्ट का भी इन तीनों के साथ इंटरेक्शन होता है, ये भी 3 तरीके हो गए। और चाइल्ड का 3 के साथ इंटरेक्शन होता है, ये भी 3 तरीके 9 हो गए। तो ये होते हैं 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इनमें से जिसमें बातचीत करने के बाद में कॉम्प्लीमेंट हो जाए उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैंने क्या कहा अभी? मैंने ये कहा जैसे एक पेरेंट और एक जो है चाइल्ड की बातचीत हो रही है। पेरेंट ने पूछा क्या टाइम हुआ है, चाइल्ड ने कहा 11 बजे। तो यहाँ पर जो बातचीत थी वो कॉम्प्लीमेंट हो गई, जो पूछा गया, जो चाहा गया वो हो गया। तो इसे डिजायरेबल सिचुएशन कहेंगे और ये जो हमारी बातचीत हुई इसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, ठीक है। उसी जगह पे मान लीजिए एक एडल्ट और एक चाइल्ड का डिस्कशन हो रहा है। एडल्ट ने जो है कहा कि तुम जो है यहाँ मत घूमो, मान लेते हैं उसने कहा कि तुम यहाँ मत घूमो, उठा करके चाइल्ड ने एक थप्पड़ मार दिया। तो क्या ये एक इसने जो है जो बात हुई उसको कॉम्प्लीमेंट किया चाइल्ड ने? एडल्ट ने जो कहा उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। कॉम्प्लीमेंट्री तब होता एडल्ट ने कहा था कि तुम यहाँ मत घूमो, चाइल्ड ने उस बात को एक्सेप्ट किया और वहाँ से हट गया, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन कहेंगे। लेकिन अगर एडल्ट ने कहा कि तुम यहाँ पर मत घूमो और बदले में चाइल्डिश बिहेवियर वाले व्यक्ति ने इसको थप्पड़ मार दिया, तो ये क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन हो जाती है। समझ में आई बात मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, बशर्ते कि जो बात कही गई हो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, बस इतना टारगेट होता है। ईगो स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड के साथ बात कर रहा है कि दोस्त मुझे जो है टॉफी दे दो, इस चाइल्ड स्टेट वाले बंदे ने इसको टॉफी अगर दे दी तो इसका मतलब हो ये ट्रांजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। भले ही चाइल्ड टू चाइल्ड डिस्कशन हो रहा है लेकिन फिर भी बातें कंप्लीट हो रही हैं, तो उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे पेरेंट टू चाइल्ड मतलब पिता ने जो है बेटे से कुछ कहा, बेटे ने उठाकर पिता से कुछ कहा, बातें कंप्लीट अगर हो गई, डिजायरेबल मतलब कहने का ये हो कि फ्रूटफुल डिस्कशन जिसे कहते हैं। बॉस ने कहा कि मुझे जो है फाइल ला करके दे दो फलाने केस की, और आपने ला करके फाइल उन्हें दे दी, तो जो बातचीत थी, जो ट्रांजैक्शन थी वो कॉम्प्लीमेंट्री थी, इसलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहेंगे, क्योंकि जो जरूरी था, डिजायरेबल था, वो हो गया। दूसरे तरीके ट्रांजैक्शन होते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन होते हैं फ्रेंड। क्रॉस ट्रांजैक्शन मतलब जो कहा गया वो नहीं हुआ। मतलब जैसा मैंने आपको बताया नहीं कि एक जो है पेरेंट ईगो स्टेट वाले व्यक्ति ने कहा कि जो है तुम्हारी हरकतें जो है मेरी समझ के बाहर जा रही हैं, तो चाइल्ड ईगो स्टेट वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं सुधरूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो मतलब क्या जो इस व्यक्ति ने चाहा, पेरेंट ईगो स्टेट वाले ने यही चाहा ना कि तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारे जो व्यवहार है, बिहेवियर, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो उस पे इसे कहना चाहिए था कि मैं कोशिश करूंगा कि इसे सुधारूं और आपके जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन उसमें खरा उतरूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर जो बात मतलब ऐसे क्रॉस ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे समझ लीजिए बात कट गई। मैंने बोला आपसे कि जो है खाना खा लो, आपने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा और कभी नहीं खाऊंगा, या फिर मैं गुस्सा हूं मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बात कट गई। जो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाए बात, वो फ्रेंड क्रॉस्ड बात होती है। यानी इफ द ट्रांजेक्शन इज क्रॉस्ड हो गई। पेरेंट टू चाइल्ड अगेन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड मतलब पिताजी ने बेटे को डांटा और फिर जो है उसने कुछ नहीं बोला, फिर पिताजी ने बेटे को डांटा, तो ऐसी ट्रांजेक्शन आपकी क्रॉस ट्रांजेक्शन हो गई, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर एक ने कुछ बोला और उसके करस्पॉन्डिंग उसने जो बात बोली या जो कहा, बिहेवियर किया, उससे अगर काम कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन कहते हैं, अदरवाइज उसे क्रॉस ट्रांजेक्शन हम कह सकते हैं। और ये डिजायरेबल सिचुएशन नहीं होती है, ट्रांजेक्शन ब्लॉक्ड स्टेट में कहलाती है। मतलब कहने का किसी भी जैसे ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके बॉस अगर आपको डांट रहे हैं, तो क्या बदले में आप अपने बॉस को भी डांटेंगे? नहीं। यदि आपने बॉस को डांट दिया तो जो ट्रांजैक्शन है वो क्रॉस्ड हो गई। आपके बॉस ने आपको डांटा, आपने उनकी बात सुनी, समझा और जो सही रेशनल बिहेवियर था उसके हिसाब से जवाब दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पर कर दी। आई बिलीव आपको कॉम्प्लीमेंट्री और जो है क्रॉस ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन फॉर इम्प्लाइंग द इफेक्टिवनेस
थ्रू बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरेक्शन इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड एनी क्रॉस ट्रांजेक्शन। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। अगर मतलब हर कोई एक दूसरे से क्रॉस ट्रांजेक्शन, बॉस ने कहा कि जो है तुमने ये वाली फाइल ख़राब कर दी, आपने भी कहा कि जो करना है वो कर लीजिए, तो इस तरीके की क्रॉस ट्रांजेक्शनें नहीं अच्छी होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक लेंगे फ्रेंड्स, वो है लाइफ पोजीशंस के बारे में। ठीक है, लाइफ पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। इसे हैरिस ने जो है दिया था। तो हैरिस ने क्या कहा कि लोग जो है एजम्पशन बनाते हैं, पीपल मेक बेसिक एजम्पशन अबाउट देयर ओन सेल्फ वर्थ एज वेल एज अबाउट द सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर इन्वायरमेंट। तो लोग क्या करते हैं कि अपना, मेरी क्या है औकात है, हैसियत है, मैं किस लायक हूँ, ये, और साथ ही साथ में अपने सिग्निफिकेंट पीपल जो इन्वायरमेंट में और लोग हैं, जैसे मान लीजिए टीम में 5 लोग हैं, तो आप अपने बारे में भी सोचते हैं कि मैं किस लायक हूँ, और ये बाकी के 4-5 लोग जो बचते हैं ये किस लायक हैं, उसके बारे में आप एक परसेप्शन एजम्पशन बना लेते हैं। ठीक है, इसी इसी को ही हैरिस ने कहा दीज कम्बिनेशंस एज लाइफ पोजीशन, इन्हीं कम्बिनेशंस को लाइफ पोजीशन उन्होंने कहा। और लाइफ पोजीशंस आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ओकेनेस, और लाइफ पोजीशंस को ओकेनेस के टर्म में मतलब जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो बात हमें समझ में आई कि लाइफ पोजीशन क्या होती है। लाइफ पोजीशन ये होती है कि हम, हमारी क्या हैसियत है, औकात है, और सामने वाले की क्या हैसियत और औकात है, उसी के बारे में जब हम एजम्पशन करके चलते हैं तो उसे ही लाइफ पोजीशन कहते हैं। और लाइफ पोजीशन जो है उसे ओकेनेस के टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है कि ओकेनेस क्या है। ठीक है, अब किसी भी इंडिविजुअल को जो होता है वो या तो ओके स्टेट में होगा या तो नॉट ओके होगा। तो 4 लाइफ पोजीशन ऐसे डिस्क्राइब की जा सकती हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का या तो वो ओके स्टेट में होगा या तो नॉट ओके स्टेट में होगा। ओके स्टेट का मतलब आपकी भी वैल्यू है ना, ओके ओके स्टेट, और नॉट ओके मतलब आपकी वैल्यू नहीं है। तो आई एम ओके, यहाँ पर आई कर लीजिएगा, आई एम ओके, यू आर ओके, यानी बोथ है वैल्यू। मतलब आई एम ओके का मतलब हुआ मैं ठीक हूँ, यू आर ओके मतलब तुम भी ठीक हो, तुम्हारी भी सेल्फ वर्थ है, तुम भी वैल्यूफुल हो, मैं भी वैल्यूफुल हूँ, बोथ है वैल्यू, यानी मैं आपको सम्मानित समझता हूँ, मैं भी सम्मानित हूँ, आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं, तो बोथ है वैल्यू। तो आई एम ओके, यू आर ओके, एक लाइफ सिचुएशन हो गई। दूसरा लोग पोजीशन हो गई। दूसरी हो गई आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं तो अच्छा हूँ लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, यानी मेरी वैल्यू तो है, मेरा मेरा जलवा है, मेरी वैल्यू है, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा हो गया आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपकी बहुत है ना। तो इस केस में आप फ्रस्ट्रेशन फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं, दूसरे हैं। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यानी ना तो मैं अच्छा हूँ और ना ही तुम अच्छे हो। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आई एम ओके, है ना, ये लाइफ पोजीशंस हैं। इसको किसने कहा था? हैरिस ने लाइफ पोजीशन कहा था। किसको? आपकी अपनी वर्थ और दूसरे की वर्थ को जब आप जज करते हैं तो उसे ही लाइफ पोजीशन कहते हैं। लाइफ पोजीशन को ओकेनेस के, ओके के रूप में ले जाता है। ओके का मतलब आप वैल्यूफुल हैं, नॉट ओके मतलब आप वैल्यूफुल नहीं हैं। आई एम ओके, यू आर ओके मतलब आपका दोस्त और आप दोनों लोग जो है वैल्यू वाले हैं, वो भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हैं, आपकी भी लाइफ अच्छी है, उसकी भी लाइफ अच्छी है, तो उसे कहेंगे आई एम ओके, यू आर ओके। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं, मेरी सैलरी अच्छी है, मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, आप अच्छी जी नहीं पा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं है। तो आई हैव वैल्यू, यू डोंट हैव वैल्यू। तो यहाँ पर आदमी खुश रहता है, क्यों? क्योंकि सामने वाला कमज़ोर है, आप मजबूत हैं। यहाँ आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाला बहुत वैल्यूफुल है, बहुत पावरफुल है, तो उस केस में आई एम ओके, यू आर नॉट, यू आर, आई एम नॉट ओके, मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम अच्छे हो, यानी मेरी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी वैल्यू है। तो अगर मेरी वैल्यू नहीं है तो इसमें क्या होगा कि आपको लगता है कि आप इन्फीरियर हैं। जब आपको इन्फीरियर वाली फीलिंग होती है तो आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। यहाँ पर भी अच्छा होता है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ना मेरा अच्छा हो पा रहा है ना तुम्हारा अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? दोनों ही लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये चौथा स्टेट हो जाता है, नाइदर पर्सन हैव वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया फिर जो है, और लाइफ का ओके से पूछा जाता है, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिंग द वर्क ऑफ एवरी, जेम्स एंड परीक have developed 12 influential styles, 6 of them are in okay state and 6 not in okay state। ठीक है, तो आगे चल करके जो है जो ये काम था किसका? ये काम था इनका, हैरिस का। ठीक है, हैरिस के काम को आगे चल करके बढ़ाया किसने? एवरी
जेम्स और परीक ने, इन्होंने 12 इन्फ्लुएंशियल स्टाइल डेवलप की, जिनमें से 6 जो है ओके स्टेट को दर्शाती हैं और बाकी की 6 जो है नॉट ओके स्टेट को दर्शाती हैं। द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ईगो स्टेट यानी पर्सनालिटी ओरिएंटेशन प्रोफाइल इज टू मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन वंस बिहेवियर। अब यहाँ पर हमने ईगो स्टेट के बारे में पढ़ा, पर इसको समझने की जरूरत क्या है, पर्पज क्या है ईगो स्टेट को समझने का। ईगो स्टेट मतलब पर्सनालिटी ओरिएंटेशन, किस तरीके की पर्सनालिटी है, चाइल्डिश है, पेरेंटल है, एडल्ट है। ये इसका उद्देश्य ये होता है ताकि अगर किसी के बिहेवियर में चेंजेस करने हैं तो उसके ईगो स्टेट के बारे में अगर हमें आइडिया होगा तो हम उसके पर्सनालिटी में चेंजेस करवा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बिहेवियर साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न इन फ्रेमवर्क ऑफ ईगो स्टेट प्रोफाइल, है ना, एंड लाइफ पोजीशन ओके एंड नॉट ओके एज डिजायर्ड व्हेन सर्टेन अदर्स आर अनडिजायरेबल एंड देयरफॉर अवॉइडेड। तो बिहेवियर साइंटिस्ट ने कुछ सजेस्ट किया है, कुछ बिहेवियर पैटर्न ऐसे हैं जो मतलब अच्छे होते हैं, मतलब डिजायरेबल होते हैं, ठीक है, और इनको किन किन टर्म्स में, ईगो स्टेट और लाइफ पोजीशन के टर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा ईगो स्टेट अच्छा होता है, कौन सी लाइफ पोजीशन अच्छी होती है। कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ अनडिजायरेबल होते हैं, इसलिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन पैटर्न एंड इंटेंसिटी इन दीज स्टाइल्स कैन बी स्टेप टूवर्ड डेवलपिंग ए हेल्दी इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप। तो अपना खुद का पैटर्न और जो है इंटेंसिटी अगर जो है इस स्टाइल की पता हो, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ये अवेयरनेस हो कि मतलब मेरा व्यवहार कैसा है, तो आप एक अच्छी और हेल्दी इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ में बहुत तेज़ी के साथ में घुल मिल जाते हैं, मतलब वो मिले, कहो एक दिन में आपको दोस्त बना लें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा होता है कि मतलब उन आपका मन करता है कि 2 घंटे भी उनके साथ बड़ी मुश्किल से बीतते हैं। तो मतलब अगर अवेयरनेस हो, वैसे अवेयरनेस होती है लोगों को, मतलब लोगों को पता होता है कि मतलब मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, लोग मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये मतलब लोक मतलब पब्लिक में ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो, आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ते हैं। भले ही आप कितने भी मतलब बुरा बोलने वाले व्यक्ति हों, मुँह खोलते हैं तो बुरा ही बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल एनवायरनमेंट में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई सुपरवाइज़र है, उसके ऊपर भी कोई सुपरवाइज़र है ना? तो आप हमेशा जो है किसी को ऐसे गलत नहीं बोल सकते। पब्लिक में आप रोज़ झगड़ा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ऑफ़िस में रोज़ आप झगड़ा कर पाएँगे? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ईगो स्टेट को समझना, लाइफ पोज़ीशंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, ओके? आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।